प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। जब वॉशिंगटन में युद्ध विरामों और प्रतिबंधों पर बहस चल रही है, एक शांत तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है। ऐसा तूफान जो बिना एक भी गोली चलाए विश्व शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। 8 दिसंबर 2025 को प्रकाशित जज नेपोलिटानो के शो जजिंग फ्रीडम में एलिस्टेयर क्रुक का लेख बीजिंग दुनिया के संकटग्रस्त क्षेत्रों को कैसे देखता है, इस गहरी सच्चाई की ओर पहला दरवाज़ा खोलता है। शुरुआत गाजा और यूक्रेन पर चर्चा से होती है, लेकिन जल्द ही यह बातचीत पश्चिमी मान्यताओं पर एक सीधा हमला बन जाती है। चीन सिर्फ काबू में लाए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वह तो नियम ही नए बना रहा था। एलिस्टेयर ने सीधी चेतावनी दी, दूसरे चरण के लिए कोई ढांचा छोड़ा ही नहीं गया। यह गाजा के संदर्भ में कही गई बात दरअसल एक पैटर्न दर्शाती है। शक्तिशाली खिलाड़ी रणनीतिक लाभ के लिए वादियों में धुंध बनाते हैं। इसके बाद क्रुक एक व्यापक चित्र की ओर मुड़ते हैं, जिसे अधिकांश अमेरिकी अब तक देख ही नहीं पा रहे हैं। चीन की आर्थिक और तकनीकी दिशा में एक संरचनात्मक परिवर्तन जो खुद लीवरेज की परिभाषा बदल रहा है। उनका दो टूक मत है। जहां चीन में मूल्य गिरावट चल रही है, वहीं अमेरिका और यूरोप में महंगाई चरम पर है। यह विरोधाभास ही आगे की पूरी बातचीत का केंद्रीय बिंदु है। चीन का खेल स्पष्ट है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ अनुसंधान का विषय नहीं, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर पर रोज़मर्रा की हकीकत बनाया गया है। जहां पश्चिमी एआई सैन्य अनुबंधों और वित्तीय अटकलों में उलझा हुआ है, वहीं चीन ने इसे सीधे उत्पादन और व्यापार में गूंथ दिया है। यह अंतर बहुत मायने रखता है, क्योंकि वीचैट और अलीपे जैसे प्लेटफॉर्म केवल लेन देन के उपकरण नहीं, बल्कि पहचान, लॉजिस्टिक्स, क्रेडिट और डेटा को एक ऐसे संचालन तंत्र में जोड़ते हैं जो संदर्भ से आगे बढ़कर एक मॉडल बन चुका है। क्रुक याद दिलाते हैं, केवल एक ऐप पर ही 1 अरब लोग पहले ही इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग आंकड़े नहीं हैं, यह प्रभाव है, लीवरेज है। क्रुक की बात का मूल मंत्र यही है। औद्योगिक सुधार से आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, फिनटेक से लेन देन की स्वायत्तता और वितरित एआई से ऐसा उत्पादन संभव होता है जो पश्चिम के मूल्य निर्धारण के वर्चस्व को धीरे धीरे मिटा देता है। वे एक ठोस आंकड़ा भी देते हैं। अब अमेरिका के दीर्घकालिक ट्रेजरी बॉन्ड्स में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 60% रह गई है, और यह बदलाव आंखें खोलने वाला है। हालांकि क्रुक भली भांति जानते हैं कि चीन की सीमाएं भी हैं, उसे अब भी उच्च तकनीके वाले चिप्स और विमान जैसे क्षेत्रों में पश्चिम पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि तकनीकी निर्यात नियंत्रण व प्रतिबंध अभी भी मायने रखते हैं। फिर भी अमेरिका और यूरोप के टैरिफ और राजनीतिक मुद्रा दर्जनों बार विफल रही हैं। पश्चिम का मौजूदा जवाब पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक लगता है। पुराने साधनों के भरोसे, प्रतिबंध, आयात शुल्क और कथा नियंत्रण। लेकिन असंगति यहीं उजागर होती है। राजनीतिक भाषा यह मान रही है कि चीन को अब भी रोका जा सकता है, जबकि हकीकत में वैश्विक निर्भरता की संरचना बदल चुकी है। क्या क्रुक कुछ छोड़ गए या कमजोर दिया? उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि चीन अजेय है, और हमें भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। चीन को भी राजनीतिक, जनसांख्यिकीय और तकनीकी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु उन्होंने वो कठिन सवाल जरूर उठाए जिनसे अब तक बचा जाता रहा है। हम बार बार कथा पर क्यों टिके रहते हैं, कार्यप्रणाली पर नहीं? संघर्ष विराम और व्यापार नीति की धुंध से किसे फायदा होता है? जब सिस्टम फिर से जड़ें बुन रहे होते हैं, उस खामोशी को कौन नियंत्रित करता है? इतिहास ऐसे अस्पष्ट शक्तियों वाले संस्थानों में अविश्वास की मिसालें देता है, और यही वजह है कि आज जन सामान्य में शक फैल चुका है। इसका तात्कालिक संदेश बिल्कुल साफ है। जब वॉशिंगटन भू राजनीति में उलझा है, बीजिंग आत्मनिर्भर उद्योग, एम्बेडेड एआई और वैकल्पिक वित्तीय संरचना के जरिए आर्थिक वास्तविकताओं को पुनः परिभाषित कर रहा है। अगर पश्चिम को प्रतिस्पर्धा करनी है, तो जवाब ज़्यादा प्रतिबंध या सार्वजनिक नाटकबाजी नहीं है, बल्कि हमें दोबारा निर्माण करने की ज़रूरत है। उत्पादन क्षमता
औद्योगिक नीति और व्यवहारिक रणनीति का पुनर्विचार करना होगा। हमें स्वीकारना होगा कि खेल के नियम पहले ही बदल चुके हैं। यदि हम अब भी पुरानी लपटों पर टिके रहे तो अपनी अंतिम लीवरेज भी खो बैठेंगे। यही था मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरे और भी कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर एट करना प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक हम फिर से मिलें, यथ स्कीपियो अमेरिकानस एट करना प्रेटोरिया भारत से।